नन्ही जलपरी राजा को बचाने के लिए। एक बार प्रिंस एडवर्ड और जलपरी राजकुमारी आर्या एक साथ एक जहाज पर हवा जितनी तेज और लहरों से भी ऊंची नौका चला रहे थे। देखो, पानी का बहाव, नावों की ये चीज मुझे बहुत पसंद है। एडवर्ड और आर्या अक्सर नई जगहों का पता लगाने के लिए एक साथ यात्राएं करते थे जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। गहरे पानी के नीचे समुद्री चुड़ैल वेगा एक बार फिर अपने भाई राजा पोसाइडन से समुद्री राज्य लेने की सोच रही थी। उसका सहायक सांप गुफा में क्रिस्टल मोती के पास आया और धीरे से उसे अपने सिर से छू लिया और फिर मोती ने जादुई रूप से उसे वो सब दिखाया जो समुद्र में हो रहा था। मेरी आकाश, आर्या और एडवर्ड एक यात्रा पर गए हैं। वेगा तुरंत वहां आई। सांप, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे जादुई क्रिस्टल मोती को हाथ मत लगाना। जब तक वे समुद्र पर हैं, मैं उनके साथ हर तरह से बुरा कर सकती हूँ। कैसा रहेगा अगर आप धरती को नष्ट ही कर दे मेरी आकाश? समुद्री चुड़ैल वेगा सांप ने जो कहा उसके बारे में सोचने लगी। मैं समझ गई, अगर मैं दुनिया की सारी भूमि को नष्ट कर दूं तो मैं हर समय आर्या को पीड़ा दे सकती हूँ। देखती हूँ तब राजकुमार और बाकी इंसान कब तक पानी में रहेंगे। वेगा ने फैसला किया कि ये उसके लिए समुद्र की रानी बनने और अपने भाई अच्छे राजा से समुद्री राज्य लेने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए समय को जरा भी बर्बाद किए बिना उसने शैवाल पेपर पर अपनी विश्वासघाती योजना के लिए जरूरी सामग्री को लिखा। Dear Miss Little Mermaid, you don't know me yet. This is Vega. You all should be afraid. I'll follow you till the end. Snake, always stay awake. Watch Arya and Poseidon. Hope you won't make mistakes. I'm writing down my plans to destroy all the bands. One day I will have my freedom. Live in deep blue sea kingdom. Snake, be by my side. I will show you in detail how we go inside. इधर जहाज पर आर्या अपनी केबिन में बैठी एक डायरी लिख रही थी। प्रिय डायरी, जब मैं सागर में रहती थी, मैं घूमती थी रंगीन मूंगों के बीच, समुद्री घोड़ों के पीछे, सीप से गुनगुनाते, सुंदर दृश्यों को तस्वीरों पर उतारते। मुझे वो सब याद आते हैं। जब मरमेड आर्या लिख रही थी, उसने डेक पर चालक दल की आवाजें सुनी। ये खत्म हो गया, क्षितिज पर एक नई भूमि दिखाई दी है। आर्या ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुई। वो प्रिंस एडवर्ड को खोजने के लिए जाने वाली थी, लेकिन उसका दोस्त सीगल रिंगो जहाज की खिड़की के ठीक सामने आया। रिंगो इतनी हड़बड़ी में था कि वो साफ कांच को देख ही नहीं पाया। उसने कई बार अंदर आने की कोशिश की, इससे पहले कि आर्या समझ पाती कि उसे मदद की जरूरत है। रिंगो, स्वागत है। तुम इतने परेशान दिख रहे हो, कुछ गड़बड़ है? मेरी राजकुमारी प्यारी आर्या, तुम्हारे पिता, भूमि, पृथ्वी, ये सभी जल्दी नष्ट हो जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है रिंगो? भूमि कैसे नष्ट हो सकती है?
रिंगो और जलपरी आर्या तेजी से जहाज के डेक तक गए। रिंगो दिशा बताने के लिए कौवे के घोंसले तक गया और फिर आर्या को बताया कि उसके पिता राजा पोसाइडन को कैदी बना लिया गया है और ये कि पृथ्वी पर सभी धरती एक समय में एक जगह गायब होने लगी है। यदि तुमने कुछ नहीं किया आर्या, तो ये जहाज जल्द ही गायब हो जाएगा। धरती पर रहने वाले सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। नहीं, ये बहुत दर्द भरी भयानक बात होगी। तभी आर्या ने देखा कि वेगा का सांप पानी में था, जो चुपके से जहाज को देख रहा था। ये सब समुद्री चुड़ैल वेगा के कारण हो रहा होगा। मुझे पता है ये वही है। मुझे उसे रोकने की कोशिश करने के लिए समुद्र में वापस जाना चाहिए मेरे राजकुमार। प्रिंस एडवर्ड ने देखा कि पास की जमीनें धीरे धीरे गायब हो रही थीं। वो नहीं चाहता था कि आर्या जाए, लेकिन उसे अपने चालक दल के साथ जहाज पर रहना था, सो उसने उसे अपने बिना जाने दिया। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देना चाहता आर्या, लेकिन तुम्हें जाना होगा हमें बचाने के लिए। जलपरी आर्या डेक की तरफ बढ़ी और उसने अपने समुद्री मित्रों के लिए सीटी बजाई। उसके छोटे डॉल्फिन दोस्त ने समुद्र की गहराई में सीटी सुनी और उसे खोजने के लिए सतह तक तैर कर आया। जैसे ही आर्या ने डॉल्फी को आते हुए देखा, उसने पानी में डुबकी लगाई। जैसे जैसे वो गहरे और गहरे पानी में तैरने लगी, उसके पैर जादुई रूप से फिर से जलपरी की पूंछ में बदल गए। डॉल्फी, हम वेगा की गुफा में जा रहे हैं। आर्या और डॉल्फी तैरने लगे। दुष्ट चुड़ैल पहले से ही अपनी गुफा में थी, जहां उसने अपने दयालु भाई को कैद किया हुआ था और अपनी बुराई की योजना की डींगे मार रही थी। अगर तुम मुझे समुद्री राज्य नहीं दोगे, तो तुम्हारी अनमोल बेटी आर्या और उसके सभी मानव मित्र महासागरों में नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तभी आर्या और डॉल्फी वेगा की गुफा में पहुंच गए। डॉल्फी घबरा गया, लेकिन उसने सांप को पकड़ने की पूरी कोशिश की, जो सामने के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। हाय, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से महासागर मनोरंजन पार्क तक कैसे जाऊँ। मनोरंजन पार्क? क्या यहाँ कोई मनोरंजन पार्क है? ये कहाँ है? क्योंकि हम जाना चाहते हैं। ओह हाँ, बेशक, और ये बहुत मजेदार जगह है। जैसे ही डॉल्फी ने सांप का ध्यान भटकाया, आर्या चुपके से दाखिल हो गई। उसने अपने पिता को बंधे हुए देखा। फिर उसने अपने पिता का जादुई त्रिशूल और चुड़ैल का बड़ी जड़ी बूटियों वाला कैबिनेट देखा। आर्या अपने पिता की मदद करने के लिए बढ़ी। चलो भाई, मुझे अपना मुकुट दे दो और अपना समुद्री राज्य मेरे हवाले कर दो। आर्या ने अपने पिता की छड़ी पकड़ी और वेगा के पीछे चली गई। हिलना नहीं वेगा। तुम यहाँ कैसे आई? जब आर्या ने चुड़ैल पर छड़ी लहराई, तो छड़ी से बिजली निकली और वेगा को पकड़ लिया। लेकिन सांप पहले से ही अपनी गार्ड ड्यूटी से जा चुका था और वो मनोरंजन पार्क में डॉल्फी के साथ मस्ती कर रहा था। वो वेगा की पुकार नहीं सुन पा रहा था। आर्या ने अपने पिता को बचाया और उन्हें उनका त्रिशूल वापस दे दिया। आर्या और राजा पोसाइडन गुफा से तुरंत निकल गए। राजा पोसाइडन अपनी छड़ी से गुफा को बंद करने ही वाले थे। पिताजी, रुकिए, हम जादू को तोड़े बिना यहाँ से नहीं जा सकते। जलपरी जल्दी से अंदर गई और मोती के अधीन जमीन को नष्ट करने वाले मंत्र को तोड़ने की सामग्री को एक एक करके इकट्ठा किया। फिर उसने समुद्र के सीप को लिया, जिसमें जादुई धूल थी। रुको, उसे मत लो।
उसे छोड़ दो। नहीं। हालांकि वो बिजली से बंधी हुई थी, वेगा ने अपनी सारी शक्ति के साथ जहरीली स्याही जलपरी पर फेंक दी। लेकिन जलपरी जल्दी से वापस अपने पिता के पीछे चली गई और जब आर्या गुफा से बाहर आई तो राजा ने गुफा को विशाल पत्थरों से सील कर दिया। आर्या सतह की तरफ जितना तेजी से तैर सकती थी तैरी, ये देखने के लिए कि जादू टूटा है या नहीं। प्रिंस एडवर्ड और उनका चालक दल दूर की जमीनों को फिर से देखकर बहुत खुश थे। देखो, जमीन फिर से दिखने लगी है। जलपरी आर्या इतनी तेजी से तैर रही थी कि वो पानी से हवा में उड़ने लगी। और फिर अपने पैरों के साथ डेक पर उतरी। वो प्रिंस एडवर्ड के पास गई। मेरी राजकुमारी, तुमने एक कर दिखाया। तुमने सभी मनुष्य और भूमि के जानवरों की जान बचाई। रिंगो, जो दूर की जमीन से उड़ान भरकर आया था, जहाज पर उतरा और आर्या को धन्यवाद दिया। अब सब कुछ सामान्य हो गया है राजकुमारी। सभी राज्य और भूमि बहाल हो रहे हैं। आर्या ये सुनकर सचमुच बहुत खुश हुई और वो और राजकुमार खुशी से हंसने लगे। इधर वेगा के सहायक सांप को एहसास हुआ कि वो मनोरंजन पार्क में अकेला था। वो डरकर चुड़ैल के पास गया। उसने देखा कि गुफा का प्रवेश द्वार बंद था। मेरी आकाश, क्या आपको पता है कि पानी में एक मनोरंजन पार्क है? अपना मुंह बंद रखो सांप। इधर राजकुमार के जहाज पर जलपरी ने राजकुमार एडवर्ड को मैजिक सी सैंड के साथ मैजिक सी शेल दिया। एडवर्ड, अब कुछ भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस रेत का इस्तेमाल करके कभी भी एक समुद्री मानव बन सकते हैं। सभी लोग खुश थे कि उनकी धरती बहाल हो गई और राजकुमार और राजकुमारी नई भूमि की तलाश में रंगीन इंद्रधनुष के नीचे सुंदर समुद्र में चले गए। स्नो वाइट और शिकारी। एक समय की बात है। स्नो वाइट और प्रिंस एंटोन अपने महल में खुशी से रह रहे थे। एक दिन एस बौना स्नो वाइट के पास आया। राजकुमारी स्नो वाइट, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। बेशक मेरे दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? हम सभी खदान से महल में वापस आ गए और आराम करने के लिए हमारे कमरे में गए, तब अचानक हमने एक अजीब सी आवाज सुनी। मेरी मदद करो। हम सब देखने गए। हम एक लंबी पतली गली से गुजरे, कुछ सीढ़ियों से नीचे, और हमने देखा। क्या देखा आपने? एक काल कोठरी, और काल कोठरी के अंदर एक शिकारी। सच? वो शिकारी हो सकता है जिसने मेरी जान बचाई। उस दुष्ट हेला ने उसे काल कोठरी में डाल दिया होगा क्योंकि उसने अवज्ञा की थी। स्नो वाइट और प्रिंस एंटोन काल कोठरी में गए जिसके बारे में एस बात कर रहा था। उन्होंने शिकारी को काल कोठरी से बाहर निकाला। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद स्नो वाइट। मैं तो जैसे हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद था। इस बीच राज्य भर में जंगल के एक कोने में एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। दुष्ट रानी हेला अभी भी अंदर फंसी हुई थी।
डंकाऊ पास था। उसने 4 मजबूत छड़ियां और एक गंदे कपड़े से एक तंबू बनाया। तंबू के अंदर वो हेला को पत्थर से मुक्त करने के लिए जादू की किताब खोज रहा था। अदृश्य मंत्र, मिस्ट मंत्र, युवा मंत्र, यूट, वह ये काम आ सकता है। ओके चलो, हाँ, ये रहा, मुझे मिल गया। डंकाऊ तंबू से बाहर आया। उसने पेड़ से एक शाखा ली और जादू की छड़ी की तरह इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बचाने वाला हूँ रानी साहिबा। आब्रा कडाब्रा, पत्थर से मानव तक, मानव से रानी तक, टा। पत्थर की मूर्ति चटकने लगी। कुछ जादुई हो रहा था। लेकिन फिर हेला एक विशाल घोंघे में बदल गई। वो अपनी चिपचिपे एंटीना के साथ डंकाऊ की ओर रेंगती चली गई। डंकाऊ को एहसास हुआ कि उसने एक भयानक गलती की है और एक बेहतर जादू की तलाश में तंबू में भाग गया। ये चिपचिपाहट, इसका क्या कर सकता हूँ? उसने आखिरकार एक और मंत्र पाया और शाखा को घोंघे पर घुमाना शुरू कर दिया। और ये इस बार हेला एक विशाल मेंढक में बदल गई। डंकाऊ मेंढक को देखकर डर गया और फिर से तंबू में चला गया। बहुत हो गया। और वो अपने हाथ में छड़ी लेकर खुद से बात कर रहा था। सात बौनों की वजह से होने वाली परेशानियों को तो देखो। इनमें से कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा। ना होकस पोकस, ना आब्राकाडाब्रा, रॉक हेडेड, सॉक हेडेड, ब्लॉक हेडेड, बौने हो जाए बौने। जिन शब्दों को डंकाऊ गुनगुना रहा था वो वास्तव में एक और मंत्र के शब्द थे। और उस पल में महल के बगीचे में बौने वापस पत्थर में बदल गए। स्नो वाइट, प्रिंस एंटवान और शिकारी बहुत आश्चर्यचकित हुए। ओह नो, मेरे बौने, क्या हुआ? तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? प्लीज कुछ कहो। ओह, ये किसी जादू के प्रभाव में है। स्नो वाइट कमरे में जादू के दर्पण के पास गई और दर्पण से पूछा, दीवार पर लगे मेरे दर्पण बता, बौनों का क्या हुआ है, तुम्हें पता? आपके बौने मेरे राजकुमारी, डंकाऊ ने दूर से एक जादू डाला है जब वो हेला को उसके पत्थर के अभिशाप से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हम इस जादू को कैसे समाप्त करें और मेरे बौने दोस्तों को कैसे मुक्त करें? जी हाँ स्नो वाइट, अभिशाप को पूर्ववत करने के लिए आपको उस पन्ने को ढूंढना होगा जो जादू की किताब से फाड़कर जंगल में छिपा दिया गया है। स्नो वाइट सिंहासन कक्ष में शिकारी को देखने गई। उसने उसे जादू की किताब से जादू के पन्ने के बारे में बताया और शिकारी से पूछा, क्या वो बौने को बचा सकता है? मैं खुशी से आपकी और बौनों की मदद करूंगा राजकुमारी, उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। शिकारी तैयार होकर चल पड़ा। उनका मिशन लापता पृष्ठ से उस मंत्र को खोजना था जो बौनों को बचा सकता था। इस बीच वही कहीं डंकाऊ ने देखा कि एक पृष्ठ मंत्र बुक से गायब था। हो सकता है मुझे जो मंत्र चाहिए वो गुमशुदा पन्ने पर हो। उसे वास्तव में पता नहीं था कि कहाँ ढूंढना है। इस पत्थर के नीचे नहीं, शायद इस छेद में। लेकिन जादुई पन्ना वहाँ नहीं था। ज्यादा दूर नहीं, वास्तव में जादुई पन्ना एक रंगीन इच्छा पेड़ की शाखा पर लटका हुआ था। डंकाऊ और शिकारी दोनों इसे खोजने के लिए एक ही स्थान पर गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा।
डंको थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर उन दोनों ने पन्ना देखा जो इच्छा पेड़ से लटका था। वे दोनों पेड़ से समान दूरी पर थे। उन्हें वहां पहुंचने के लिए दौड़ लगानी होगी। डंको उतनी ही तेजी से दौड़ा जितना उसके छोटे छोटे पैर उसे ढोते थे, लेकिन शिकारी के पास अच्छा आइडिया था। उसने भाते से बाण निकाला और चलाया। देखो। डंको इतना तेज था कि तीर उसके पीछे रह गया, लेकिन इसने उसे इतना विचलित कर दिया कि रास्ते में पत्थर नहीं दिखे। तीर तेजी से गया और पेड़ से पन्ना छीन लिया। काश मैं उस युवा मंत्र का इस्तेमाल खुद पर करता। डंको फिर से विफल हो गया और शिकारी जल्दी से जादुई पन्ना लेकर महल में लौट आया। स्नो वाइट ने शिकारी से पन्ना लिया और बोनो के कमरे में चली गई। पत्थर से बना है, इतना लंबा नहीं है, बगीचे की मूरत जैसे जिन्हें सब देखते हैं। मैं इस मंत्र को दोहरा रही हूँ, उन पर लगे श्राप को तोड़ रही हूँ। पत्थर धीरे धीरे टूटने लगे और फिर एक एक करके सब श्राप से मुक्त होने लगे। पहला एस, फिर सिली, शाय, एंग्री, जॉली, क्यूरियस और लेजी। हम फिर से मुक्त हो गए। धन्यवाद मेरी राजकुमारी। और धन्यवाद शिकारी को भी। हम चट्टान की तरह सो गए थे क्योंकि हम पत्थर बन चुके थे। स्नो वाइट और 7 बौने बहुत खुश थे, ये देखकर कि जादू टूट गया था और एक बार फिर राज्य शांतिपूर्ण था। नन्ही जलपरी और अदृश्य मछली। एक जमाने में महासागरों की दुनिया की सबसे खूबसूरत जलपरी आर्या और उसके प्रिय राजकुमार एडवर्ड एक क्रूज जहाज पर सवार हुए और दूर समुद्र के लिए रवाना हुए। उनकी यात्रा इतनी प्यारी थी कि सुबह की सूरज की सुंदरता ने सभी को मोहित कर लिया। मेरे राजकुमार, मैं अपना बाकी का जीवन तुम्हारे साथ यूं ही यात्रा करते हुए गुजार सकती हूँ। एडवर्ड और आर्या ने अपने देखे हुए हर एक द्वीप से मौसमी फल चुने। अनानास, आम, नारियल, पपीता, रसबेरी, केला, नींबू और बहुत कुछ। 7 समंदर के दर्जनों सबसे स्वादिष्ट फल। जब वे अपने महल में लौटे तो वे इन फलों को अपने राज्य के लोगों को भेंट करने जा रहे थे। एक दिन जब राजकुमार और नन्ही जलपरी आर्या समुद्र को देख रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया कि पानी में कोई समुद्री जीव नहीं था। मेरी राजकुमारी, हमने कुछ दिनों से समुद्र में कोई मछली नहीं देखी, ऐसा क्यों? हाँ, मैंने भी देखा। मेरी दोस्त डॉल्फी कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही। पानी के नीचे की दुनिया के बारे में चिंतित नन्ही जलपरी ने फैसला किया कि वो पानी के नीचे के राज्य में जांच करने जाएगी और अपने परिवार और दोस्तों से मिलेगी। प्रिंस एडवर्ड उसे जहाज के सिरे पर ले गए। आर्या चिंतित हो गई। मेरे राजकुमार, अगर मैं सूर्यास्त तक वापस नहीं आई तो समझ लेना कि पानी के भीतर कुछ गड़बड़ है। नन्ही जलपरी आर्या जहाज के अंत तक चली और समुद्र में चली गई। जैसे ही वो पानी में उतरी, उसके मानव पैर जादुई रूप से एक जलपरी की पूंछ में बदल गए। आर्या तेजी से तैरते हुए गहरे समुद्र के साम्राज्य की ओर पानी में चली गई, लेकिन आसपास कोई मछली दिखाई नहीं दी। समुद्र बहुत शांत, ठहरा हुआ और खाली महसूस हुआ। उसने अपने मित्रों को आवाज लगाई, डॉल्फी, विले, केकड़े, कहाँ हो तुम सब लोग? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आर्या को रेत और पानी की आवाज के अलावा
और कुछ सुनाई नहीं दिया। शानदार गहरा समुद्री राज्य और पूरा झिलमिलाता नीला समुद्र शांत और खाली लग रहा था। नन्ही जलपरी आर्या रेत में एक सीशेल की ओर तैर गई। सीशेल ने एक डायरी की तरह पानी के भीतर की दुनिया में हर आवाज और हर लहर को जादुई रूप से रिकॉर्ड किया हुआ था। आर्या ने अपने कान में सीप को रखा और जो कुछ हुआ था सुनने लगी। हमारे पानी के नीचे के घर में ये खिला हुआ और मजेदार दिन था। रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन और जेलीफिश मस्ती और मजे कर रहे थे। जैसे ही सूरज की रोशनी समुद्र के तल पर पानी के माध्यम से छनती गई, दुष्ट चुड़ैल वेगा और उसका सहायक सांप आ गया। मैंने सुना कि वे राज्य के खजाने को चुराने की योजना बना रहे थे ताकि वेगा अपना राज्य स्थापित कर सके, किंग पोसाइडन और उनके परिवार से दूर। फिर वेगा और उसका सांप शार्क गिरोह से मिले और गायब हो गए। मैंने जो भी कुछ सुना उसे राजा को बताने के लिए मैं रेत में आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मैं दंग रह गया। एक बहुत बड़ा मछली पकड़ने का जाल, वो धीरे धीरे पानी के नीचे उतर रहा था। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने तुरंत खुद को छुपा लिया। आर्या जो सुन रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सीप को वहीं छोड़ दिया और तुरंत मछली को पकड़ने के जाल की तलाश में चली गई। थोड़ा तैरने के बाद उसे समुद्री जानवरों से भरा एक विशाल मछली पकड़ने का जाल मिला और उसकी सबसे अच्छी दोस्त डॉल्फी उसमें थी। ओह डॉल्फी, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। आर्या, जल्दी करो, हमें अभी बचाओ। इस तरह के 2 और बड़ी मछली पकड़ने के जाल हैं। जब मछली परी उन्हें बचाने की योजना बना रही थी, प्रिंस एडवर्ड अपने जहाज पर उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे गए हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए प्रिंस एडवर्ड चिंतित थे। उन्होंने जादू की समुद्री धूल को बाहर निकाला और निगल लिया और फिर पानी में कूद गए। जैसे ही राजकुमार पानी में गया, राजकुमार के मानव पैर पूंछ में बदल गए और वो आर्या को खोजने के लिए पूरी ताकत से तैरने लगा। इस बीच नन्ही जलपरी मछली पकड़ने के 3 बड़े जालों को एक साथ लाने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसने देखा कि वेगा और सांप इन मछली पकड़ने के जाल में से एक में थे। वेगा, सांप, तुम लोग इन जालों में कैसे फंस गए? विश्वास नहीं होता मुझे। तुम पानी के भीतर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम इंसान बन चुकी हो। मैं अपने मछली दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। हमें बचाने के लिए? तुम? उसने कहा कि वो हमें बचाएगी मेरी आका। उसने ऐसा कहा? तुमने नहीं सुना सांप? आपकी सारी बाहें जाल में फंस गई हैं वेगा। आप मदद के बिना नहीं निकल पाएंगी। ऐसा तुम सोचती हो। दुष्ट समुद्री चुड़ैल को घमंड था। उसने बिना किसी मदद के मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। सांप, मेरी मदद करो। मेरा चौथा हाथ जल्दी खींचो। मेरी आका। अपने दोनों सिरों का प्रयोग कर मूर्ख। मैं ये नहीं कर सकता मेरी आका। वेगा, रुको, आप इसे और भी खराब कर रही हैं। जब जलपरी ने वेगा को चेतावनी देने की कोशिश की तो मछुआरों ने ऊपर से एक और जाल फेंका और दुर्भाग्य से जलपरी भी इस जाल में फंस गई। मैं फंस गई। नहीं, मुझे और जाल देखने चाहिए थे। ओह नहीं। हिलो मत आर्या, तुम और अधिक फंसने वाली हो। मैं तेरे सामने यहाँ से निकल जाऊंगी और सारे राज्य का नाश करूंगी। जब जलपरी आर्या जाल में संघर्ष कर रही थी, प्रिंस एडवर्ड आ गए। एडवर्ड, एडवर्ड,
हम यहाँ हैं। राजकुमार ने अपनी सारी शक्ति और अपने छोटे खंजर से आर्या को तुरंत उसके जाल से बचा लिया। हमें तुरंत समुद्री डाकुओं को रोकना होगा राजकुमारी। चलो जल्दी करो, नहीं तो वो और जाल फेंक देंगे। इंतजार करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जलपरी ने जाल की रस्सी का पीछा किया और इतनी जल्दी तैर गई कि प्रिंस एडवर्ड को उसे पकड़ने में मुश्किल हुई। वे जानते थे कि उन्हें समुद्री डाकू मछुआरों को जल्दी से रोकने की जरूरत है, इससे पहले कि वे और जाल फेंकें। आर्या पानी की सतह पर आई और मछुआरों पर चिल्लाई, हे समुद्री डाकू मछुआरे, आप समुद्र में जाल नहीं फेंक सकते। नीचे हजारों समुद्री जीव रहते हैं, आपको उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। समुद्री डाकू मछुआरों ने आर्या को नजरअंदाज किया और एक और जाल समुद्र में फेंकने की कोशिश की। दूसरी ओर आर्या ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और हवा में उड़ गई। समुद्री लुटेरों ने जब जलपरी को देखा तो वे डर गए और हैरान रह गए। समुद्र पर आर्या की जादुई शक्ति ने विशाल लहरें और तेज हवाएं बनाई और समुद्री डाकू मछुआरों के जहाज को उनके जाल और पानी के नीचे के साम्राज्य से बहुत दूर भेज दिया। दूर, बहुत दूर। प्रिंस एडवर्ड ने जाल काटने के लिए तेजी से काम किया और पानी के नीचे के जीव आजाद हो गए। बेशक कुछ दुष्ट जीव थे जो तुरंत भाग गए और उन्होंने राजकुमार और आर्या को धन्यवाद तक नहीं कहा। भले ही वेगा बच गई थी, तो भी वो गुस्से में थी कि जलपरी आर्या ने उसे बचाया। मेरी आका, नन्ही मछली परी ने सच में हमें बचाया है ना? चाहे हम उसकी वजह से बच गए होंगे सांप, लेकिन ये मेरे मिशन को कभी नहीं बदलेगा। मैं उस राज्य को नष्ट करके रहूंगी और सारा खजाना मेरा हो जाएगा। नन्ही मछली परी के मछली मित्रों ने उसे और राजकुमार को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। हम हमेशा पानी के नीचे की दुनिया की रक्षा करेंगे, चिंता न करो। और समुद्री जीवों ने आर्या और एडवर्ड के जहाज की हमेशा के लिए रक्षा करने का वादा किया और एक बार फिर समुद्र के जीव गहरे नीले पानी में आजादी से तैरने लगे। आर्या और राजकुमार के अच्छे दिलों और साहस के लिए धन्यवाद। पानी के नीचे के राज्य में अब शांति थी, जो यहाँ से पृथ्वी पर चारों ओर फैल गई और उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। Everything is fun, friends with me. The king called me the Little Mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Starfish, octopus and dolphins are all around. Now we are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. Just look around, you will see the happiness.
स्नो वाइट और जहरीली कंघी। एक बार एक दूर देश में एक बड़ा महल था जहां स्नो वाइट, प्रिंस एंटवान और 7 बौने रहते थे। एक दिन राजकुमार एंटवान और स्नो वाइट एक घुड़सवारी के लिए गए और बौनों ने भी टहलने का फैसला किया। लेकिन जंगल की सड़क पर एक पेड़ के पीछे से कोई देख रहा था। ये एक बौनी लड़की थी जिसके सफेद बाल और झाइयां थी। वो शाही पहरेदारों और लंबे घोड़ों से डरती थी, इसलिए वो छिपी रही। कुछ दिनों बाद हेला की गुफा में डनकौ अभी भी रानी हेला को वापस इंसानों में बदलने की कोशिश कर रहा था। मेपिड़ी बोपिड़ी बो। मेरी प्यारी रानी, मेरे पास तुम्हें वापस लाने का एक सही आइडिया है। मैंने एक परी कथा में पढ़ा है, यदि एक युवा राजकुमार आपको चूमता है। डंकौ ने बुक ऑफ स्पेल से युवा मंत्र खोला। उसने जादुई शब्द कहे, जादू करो, जादू मुझ पर करो, मेरा बड़ा दांत देखो, मुझे जवानी का मंत्र दो। उसने खुद को एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में बदल दिया। हेला हैरान थी। डंकौ ने मेंढक को धीरे से चुमा और निश्चित रूप से मेंढक वाला जादू टूट गया। वाह, बहुत बढ़िया। किसने सोचा होगा कि तुम्हारे पास ये आइडिया लगाने का दिमाग है। अब अपने बदसूरत डंकौ रूप में वापस आ जाओ। क्या? लेकिन मेरी रानी, मैं ऐसे ही अच्छा दिख सकता हूँ ना? लेकिन अपना हाथ उस पर घुमाकर उसने डंकौ को फिर से उसके असली रूप में बदल दिया। लेकिन उसी समय हेला ने गुफा के फर्श पर कुछ मैले पैरों के निशान देखे। डंकौ, हिलना मत, यहाँ कोई और भी है। हेला ने मैले पैरों के निशानों का पीछा किया जो गुफा में एक बुक शेल्फ के पीछे तक गए थे और किताबों के पीछे दाग वाला चेहरा और सफेद घुंघराले बालों के साथ एक बौनी थी। तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है, मुझे बताओ। वो प्यारी बौनी अपने छिपने की जगह से बाहर आई। मुझे क्षमा करें, मुझे ठंड लग रही थी और सोने की जगह नहीं थी। मैं 7 बौनों की झोपड़ी की तलाश में हूँ, लेकिन जंगल में रास्ता खो गई हूँ। मेरा नाम फ्रेकल है। फ्रेकल, मैं मदद कर सकती हूँ। वो 7 बौने अब जंगल में नहीं, स्नो वाइट के महल में रहते हैं। एक महल में? मैं बौनों से मिली हूँ। वे खुद को महान समझते हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं होगी कि तुम खतरनाक जंगल में घूम रही हो। मेरे क्रिस्टल बॉल में देखो। हेला ने बौनी को दिखाया कि बौने महल में कितने खुश थे और फ्रेकल ने खुद को अकेला महसूस किया। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ फ्रेकल। तुम्हें बस स्नो वाइट के लिए कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है और फिर वे सभी तुम्हारे दोस्त होंगे। ये कंघी लो और इससे उसके बाल संवारो और तुम भी उसके जितनी ही प्रसिद्ध हो जाओगी। तब वे तुम्हें आमंत्रित करेंगे उस महल में रहने के लिए। लेकिन हेला ने उसे ये नहीं बताया कि वो कंघी को जहरीला बनाने जा रही थी। वो इस पर एक जादू मंत्र डालती ताकि जैसे ही ये स्नो वाइट के बालों को छूती वो सुंदर राजकुमारी को बदसूरत और बूढ़ा बना देती। फ्रेकल ने कंघी ली और उसे अपने बैग में रख लिया और दुष्ट रानी ने उसे महल की ओर जाने वाली सड़क पर भेज दिया। जब फ्रेकल जंगल से गुजर रही थी, एक रंगीन पक्षी उसके ऊपर से गया। उसका एक सुंदर पंख फ्रेकल के हाथ पर गिर गया।
और इसलिए उसने अपने बालों में लगा दिया। ये जादू ही रहा होगा, क्योंकि इसने अचानक फ्रेकल के सफेद बालों को सुनहरे गोरे रंग में बदल दिया। उसे बहुत अच्छा लगा। उसी रास्ते पर 7 बौने खदान से वापस महल में जाने के लिए आ रहे थे। तब बौनों ने चमकीले सुनहरे बालों वाली फ्रेकल को देखा। मुझे लगता है वहां कोई है। ओह, कोई हमारी ही तरह। हाँ, लेकिन सुंदर। बौने फ्रेकल की ओर भागे और उससे मिले। शाय के गाल गुलाबी हो गए जब उसने फ्रेकल से हाथ मिलाया। क्या तुम हमारे साथ महल में आना चाहोगी? मुझे अच्छा लगेगा। हेला ने अपने क्रिस्टल बॉल के माध्यम से ये सब देखा और ये देखकर वो खुश हुई कि सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसी उसने योजना बनाई थी। बौने आखिरकार महल में पहुंचे। अपने जीवन में पहली बार फ्रेकल ने एक बड़ा सा महल और इतना सुंदर बगीचा देखा। स्नो वाइट बौनों को मिलने बाहर आई। अरे वाह, नमस्ते। यहाँ कोई नया है। आई एम स्नो वाइट। आप 7 बौनों के नए दोस्त हो ना? हाँ राजकुमारी, मेरा नाम फ्रेकल है। धन्यवाद राजकुमारी। फ्रेकल ने स्नो वाइट को बताया कि वो अब अकेले नहीं रहना चाहती और महल में उनके साथ रहना पसंद करेगी। मैं तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करती हूँ फ्रेकल। आप इतने दयालु हैं। आपके बाल बहुत अच्छे हैं, ये खूबसूरत है, इतने मुलायम और रेशमी। मैं आपके लिए लाई कंघी से आपके बाल संवारना चाहती हूँ। फ्रेकल ने कंघी से स्नो वाइट के बालों को संवारना शुरू कर दिया, इस बात से अनभिज्ञ कि दुष्ट हेला ने उसे एक जादू से जहरीला किया है। और जैसे ही इसने स्नो वाइट के बालों को छुआ, उसके बाल अचानक सफेद हो गए। स्नो वाइट का चेहरा बूढ़ा हो गया और झुर्रीदार हो गया। स्नो वाइट, राजकुमारी, आपके चेहरे को क्या हुआ? चलो, हो गया। राजकुमारी ने नन्हे कुंड के किनारे पर झुककर पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। ओह नहीं, नो, मेरी क्या हालत हो गई है। बौनों ने तुरंत फ्रेकल के हाथ से कंघी ली और उसे पानी में फेंक दिया। तुमने ऐसा क्यों किया फ्रेकल? मुझे नहीं पता था कि कंघी जहरीली थी। हेला नाम की एक महिला ने स्नो वाइट के बालों में कंघी करने के लिए इसे मुझे दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हेला, रुको, मुझे पता है राजकुमारी, मैं तुम्हें इस पंख से वापस बदल सकती हूँ। फ्रेकल ने अपने बालों से रंगीन पंख निकाला और स्नो वाइट के बालों में लगाया और फिर स्नो वाइट की सुंदरता धीरे धीरे वापस आ गई। धन्यवाद फ्रेकल। उन लोगों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए जिन्हें हम पहचानते नहीं फ्रेकल। गुड जॉब फ्रेकल। तब से फ्रेकल खुश थी और महल में अपने दोस्तों के साथ रहती थी। वो फिर से बच गई। मैं क्यों नहीं जीत सकती सिर्फ एक बार?
मुझे स्नो वाइट से नफरत है। नन्ही जलपरी का रहस्य। एक जमाने में समुद्र के सबसे खूबसूरत महल में राजकुमारी आर्या और प्रिंस एडवर्ड रहते थे। शाम को वे महल के घाट पर घूमने गए और सूर्यास्त देखा। फिर सुबह की धूप का आनंद लेने के लिए वे समुद्र में तैरने गए। राज्य के अन्य मनुष्यों में से कोई भी नहीं जानता था कि राजकुमारी आर्या वास्तव में एक मत्स्य कन्या थी, सिर्फ राजकुमार को छोड़कर। मेरी राजकुमारी, आखिरकार हर कोई समझ जाएगा कि आप एक मत्स्य कन्या हैं। आप इसे राज क्यों रखना चाहती हैं? सब लोग आपके जैसे दयालु नहीं होते मेरे राजकुमार। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। जब भी जलपरी आर्या अपने रहस्य को बताने के बारे में सोचती तो उसे अपने पिता की बातें याद आती। बेटी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मनुष्य हानिकारक होते हैं। एक दिन आर्या और उसकी सहेली महल की नौकरानी तट पर चल रहे थे। डागी, चलो दौड़ो और इसे ले आओ। डागी आपसे बहुत प्यार करता है राजकुमारी। वो बहुत वफादार और दयालु कुत्ता है लिली। राजकुमारी जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछूं? बेशक तुम पूछो। महल में नौकर, मेरे दोस्त लोग, हर कोई सोचता है कि आप एक मत्स्य कन्या हैं। क्या ये सच है? जलपरी ने जो बातें सुनी उससे वो हैरान रह गई। उसे तुरंत समुद्र की अपनी आजाद और खूबसूरत यादों की याद आ गई। नहीं, ये सच नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मुझे सिर्फ तैरना और समुद्री जीवों को देखना पसंद है। माफ करना मेरी राजकुमारी, सब पूछ रहे थे तो मैंने भी सोचा। कोई बात नहीं लिली, यदि आप मुझे माफ कर देंगी तभी मैं महल जाकर काम कर सकती हूँ। आओ चलो हम चले। लिली के जाने के बाद आर्या अपने कुत्ते डागी के साथ घाट पर गई। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं अपने दोस्त डागी को भी सच नहीं बता सकती। सागर की ओर इशारा करते हुए डागी कई बार भौंकने लगा। डागी, तुम ये तो नहीं कह रहे कि मैं अपने पानी के दोस्तों के पास जाऊं, है ना? जब लिली महल के हॉल में काम कर रही थी, वो ताजी हवा खाने के लिए महल की बालकनी में बाहर आई और उसने आर्या को घाट पर नीचे देखा, जैसे आर्या बस समुद्र में कूदने के लिए खड़ी हो। लिली ने आर्या के मानव पैरों को मछली की पूंछ में बदलते देखा। वो हैरान रह गई। वो भागी और महल से निकल गई। उसने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताना शुरू किया कि उसने क्या देखा। इस बीच जलपरी आर्या गहरे समुद्री राज्य में गई और अपने पिता पोसाइडन, अपनी बहनों और अपने सबसे अच्छे दोस्त नन्ही डॉल्फिन से मिली, जो हमेशा आर्या के सवालों को सुनते थे। डॉल्फी, मुझे लोगों को बताने में डर लगता है कि मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। तुम क्यों डरती हो आर्या? क्योंकि सब इंसान मेरे एडवर्ड की तरह समझदार और दयालु नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन तुमने हमेशा लोगों का भला किया है आर्या, इसलिए वे आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप एक मत्स्य कन्या हैं और बहुत भाग्यशाली भी। क्या आपको नहीं लगता वे समझेंगे? तुम सही कह रही हो डॉल्फी, बेशक वे समझेंगे। जब आर्या अपनी नन्ही दोस्त डॉल्फी से बात कर रही थी तो धरती पर लिली के दोस्तों ने लिली पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वो झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं साबित कर दूंगी कि राजकुमारी आर्या एक मत्स्य कन्या है।
जब तट पर शाम हो रही थी, लिली चुपके से कांच के डिब्बे के साथ घाट पर गई और जल परी आर्या के लौटने का इंतजार करने लगी। लिली इस बात से दुखी थी कि उसके दोस्त उस पर हंसे और राजकुमारी आर्या ने मत्स्य कन्या होने से इनकार किया था। थोड़ी देर बाद उसने पानी पर एक लहर देखी और कांच के डिब्बे को घाट के अंत तक खींचकर उसने उसे पानी में गिरा दिया। जलपरी आर्या पानी के भीतर थी, लिली के कांच के डिब्बे से अनजान, जो पानी में घाट से नीचे आ रहा था, लगभग अदृश्य रूप से। वो पानी से बाहर निकलने और इंसान बनने ही वाली थी, लेकिन वो पानी में ही कांच के डिब्बे से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, डिब्बे का ढक्कन उसके ऊपर बंद हो गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? जब लिली ने अपनी रस्सी पर रस्साकशी महसूस की तो उसने कांच के डिब्बे को समुद्र से खींचकर घाट पर छोड़ दिया। लिली को देखकर आर्या को एक पल के लिए उम्मीद जगी। लिली, लिली, बचाओ मुझे। माफ करना आर्या, तुम एक मत्स्य कन्या हो और तुमने मुझसे झूठ बोला। अब मुझे अपने दोस्तों को साबित करना है कि मैं झूठी नहीं। लिली कांच के डिब्बे को खींचकर तट पर एक सुनसान जगह ले गई। आर्या ने बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो कसकर बंद था और वो बच नहीं सकी। वो न तो अपने जमीन के दोस्तों को बुला सकती थी, न ही समुद्र के। आखिरकार सुबह हुई और लिली अपने दोस्तों के आने का इंतजार करने के लिए जल्दी उठ गई। उसने कांच के डिब्बे को कपड़े से ढक दिया। नन्ही जलपरी आर्या कुछ नहीं कर पा रही थी। वो टार्प के बाहर नहीं देख सकती थी और वो अभी भी बहुत डरी हुई थी। लिली के दोस्त आखिरकार समुद्र तट पर आ गए। ये रहा सबूत कि मैं झूठी नहीं हूँ। हमारी राजकुमारी आर्या को देखो, इस बार उसने हमसे छुपाया कि वो एक मत्स्य कन्या है। लिली के दोस्तों की आंखें फटी रह गईं और वे इतने हैरान थे कि पलक भी नहीं झपका सके। उन्होंने आर्या को बहुत बारीकी से देखा, ये देखने के लिए कि क्या ये राजकुमारी ही है। वे हैरान थे, लेकिन जब ये सब हो रहा था, उधर दुष्ट समुद्री चुड़ैल वेगा समुद्र से देख रही थी। उसने इस स्थिति का फायदा उठाने की सोची। ऐसा लगता है आर्या को मदद की जरूरत है। मेरे लिए ये एक सुनहरी मौका है। वेगा ने अपनी ऑक्टोपस भुजाओं को पानी से बाहर निकाला और समुद्र तट की तरफ बढ़ा दिया। उसने कांच के उस डिब्बे को पकड़ लिया जिसमें आर्या थी। लिली और उसके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। वे बहुत डर गए। आर्या ने कांच को पीटा, लेकिन बच नहीं सकी। वेगा ने आर्या को समुद्र में खींच लिया और नौकरानियां सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखती रह गईं। नहीं, ओ नहीं, एक ऑक्टोपस महिला ने हमारे देश की राजकुमारी का अपहरण कर लिया। वेगा ने उस कांच के डिब्बे का ढक्कन खोला जिसे उसने अगवा किया था और जलपरी आर्या को आजाद करवा दिया। वेगा, तुमने मुझे बचा लिया। इस दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नन्ही जलपरी, मैंने तुम्हें बचा लिया। अब तुम मुझे गहरे समुद्री राज्य के खजाने की चाबी दोगी। क्या? नहीं, मैं आभारी हूँ कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन मैं गहरे समुद्री राज्य के खजाने की चाबी तुम्हें नहीं दे सकती। दोस्तों को इनाम के लालच के बिना दयालु होना चाहिए। उसके इन शब्दों से क्रोधित होकर वेगा मत्स्य कन्या को फिर से कांच के डिब्बे में कैद करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी ऑक्टोपस बाहों से स्याही के गोले फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि आर्या ने स्याही गेंदों को रोकने के लिए अपनी जादुई समुद्री शक्तियों का इस्तेमाल किया,
और वेगा की खतरनाक बाहों को पानी के नीचे रेत में चिपका दिया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी आर्या, तुम्हें मेरा एहसान चुकाना होगा। एहसान बिना किसी वापसी की उम्मीद के किए जाते हैं वेगा। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहती हैं तो पहले दयालु दोस्त बनना सीखिए। जब आर्या धरती पर लौटी तो उसे याद आया कि लिली ने उसके साथ कितना भयानक व्यवहार किया था। वो बहुत दुखी थी। वो तुरंत प्रिंस एडवर्ड के पास गई और उसे जो कुछ हुआ था बताया। फिर उन्होंने लिली को बुलाया। लिली, मुझे तुम्हें सच ना बताने के लिए अफसोस है। हाँ, मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। मेरा घर भूमि और समुद्र दोनों है और मुझे इन दोनों के लोगों से प्यार है। मैं आपके प्रति कठोर हो गई थी मेरी राजकुमारी, माफ कर दीजिए। अगले दिन आखिरकार आर्या ने सबके सामने खुलासा किया कि वो एक मत्स्य कन्या है। देश में रहने वाले सभी लोग और यहाँ तक कि जानवर भी इस खबर से बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसी सुंदर राजकुमारी थी जो जमीन और समुद्र दोनों जगह उनकी रक्षा कर सकती थी। स्नो वाइट और नील में चलने वाले बौने। एक बार की बात है, दूर देशों में से एक देश में स्नो वाइट, प्रिंस एंटवान और 7 बौने एक बहुत बड़े महल में एक साथ रहते थे। एक दिन सुंदर स्नो वाइट महल के बगीचे में गई। बौने ही आमतौर पर बागबानी और घास काटने जैसे काम किया करते थे, लेकिन वो उसे उस सुबह दिखाई नहीं दिए तो स्नो वाइट सोच में पड़ गई कि आखिर वो कहाँ गए। इस सिली, शाय, तुम कहाँ हो? लेकिन क्योंकि वे वहां नहीं थे, उसने महल के अंदर उनकी जगह पर जाकर देखा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, लेकिन कोई भी दिखाई या सुनाई नहीं दिया। तो उसे चिंता होने लगी, वे कहाँ गए और उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्हें पता है ना मुझे चिंता होगी। स्नो वाइट महल में लौट आई। उसने हर जगह बौनों की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। एक दिन पहले सभी 7 बौने अपने पुराने छोटे घर का दौरा करने गए थे। उन्होंने स्नो वाइट को नहीं बताया था, क्योंकि वे उसे एक सुंदर फूल देकर हैरान करना चाहते थे। उन्होंने अपने यार्ड की सफाई की और अपने बगीचे से एक सुंदर नारंगी फूल लिया और उसके बाद वो महल की तरफ वापस चल पड़े। सड़क के ठीक किनारे वे नदी में अपनी नाव पर आए। वे सभी उसमें कूद गए और नदी के दूसरी ओर आसानी से पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे नाव से उतरे, पता है उन्होंने क्या देखा? वहां डंकोव था, शैतानी रानी हेला का पुराना सहायक। वो वहां अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर खड़ा था। ओ नहीं, ये तो डंकोव है। हेलो प्यारे स्वीट छोटे बौनों, कृपया हमारे रास्ते से हट जाओ डंकोव। हाँ देखो, हम 7 हैं और तुम 1 हो, तो तुम हमें हरा नहीं सकते। ठीक है, शांत हो जाओ। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं तो तुम्हें पानी देना चाह रहा था। तुम प्यासे दिख रहे हो। कोई जरूरत नहीं है, हम पानी नहीं पीते। ओ, वैसे एंग्री, काश तुमने इतनी जल्दी जवाब ना दिया होता। देखो, शाय और लेजी काफी प्यासे लगते हैं। लेकिन ये धन्यवाद डंकोव, थोड़ा सा पानी अच्छा रहेगा। डंकोव ने अपने हाथ वाली बोतल एस को सौंप दी और बौने एक एक कर पानी पीते गए। डंकोव हंसने लगा। वो इतनी जोर से हंसा कि वो गिर गया। और अगर वो थोड़ी देर और हंसता रहता तो वहीं मर जाता। मुझे बहुत हंसी आ रही है।
इसमें हंसने वाली क्या बात है डंकॉफ? तुम इतना क्यों हंस रहे हो? यस, मेरी महान रानी हेला की योजना काम कर रही है। बोनो ने महसूस नहीं किया कि पानी में कुछ जादुई था और अचानक वे सो गए। डंकॉफ करीब आया और उसने उन पर एक जादुई धूल छिड़क दी। फिर वे सभी खड़े हो गए और चलना शुरू कर दिया जैसे कि वे अभी सो रहे हों। यहाँ तक कि लेज़ी बॉनी के खर्राटे भी उन्हें जगा नहीं पाए। ये ठीक है, इस तरफ से आओ। सुस्त और नींद और अधिक वजन वाले बोनो, आओ। जब बॉनी आज्ञा मानते हुए डंकॉफ का पीछा कर रहे थे, स्नो वाइट ने बगीचे में 7 बॉनों के नक्शे कदम पर ध्यान दिया। 7 बॉनों के पैरों के निशान। अगर मैं इन पैरों के निशानों के पीछे चलूं, तो शायद उन्हें ढूंढ लूं। तो स्नो वाइट पैरों के निशान के हिसाब से चलने लगी। इस बीच शैतान हेला कांच के गोले से राजकुमारी को देख रही थी। तुम फिर से मेरे जाल में फंस गई स्नो वाइट। मैं तुम्हारी सुंदरता को नष्ट किए बगैर तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। अपने प्यारे दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हें मेरे जाल में फंसना ही होगा। 7 बॉने एक एक करके हेला की गुफा में दाखिल हुए और एक कोने में बैठ गए। बाहर सड़क पर स्नो वाइट ने पाया कि वो जंगल की सड़क से होते हुए हेला की गुफा में आ पहुंचे हैं। मुझे अंदाजा लगाना चाहिए था, हेला फिर कुछ गलत कर रही है। उसने मेरे छोटे दोस्तों के साथ क्या किया होगा? मुझे पता लगा कि उसे रोकना होगा। जैसे ही स्नो वाइट हेला की गुफा के पास पहुंची, एक परी अचानक उसके पीछे आ गई। वाह, एक परी! मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। परी स्नो वाइट से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने उसे एक जादुई बांसुरी दी। लेकिन मुझे इसे बजाना नहीं आता। राजकुमारी को पहले समझ में नहीं आया कि बांसुरी किस लिए थी। परी ने स्नो वाइट के चारों ओर एक जादुई घेरा बनाया ताकि वो हेला की शैतानी मंत्रों से बच जाए, और फिर परी जंगल में गायब हो गई। स्नो वाइट ने बांसुरी को अपने साथ ले लिया और आगे बढ़ती रही। और थोड़ी देर बाद वो हेला की गुफा में पहुंच गई। हेला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी स्नो वाइट। जानती हूँ तुमने अपनी शैतानी योजनाओं को बंद नहीं किया। तुमने मेरे बौने दोस्तों का अपहरण किया है। बताओ वो कहाँ है? अपहरण? मैं? वो तो अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं और अब वे मेरी सेवा करते हैं। घुटने टेको। बौने एक एक करके हेला के पास आए और उसके सामने घुटने टेकते गए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी बंद थी और वे बहुत गहरी नींद में थे। मेरे बोनो, तुम्हें क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। वो तुम्हें नहीं सुन सकते। वे सिर्फ मेरे आदेश का पालन करेंगे। बोनो, स्नो वाइट को घेर लो। चलो इसकी सुंदरता छीनो। 7 बौने स्नो वाइट की तरफ नींद में चलते हुए गए। राजकुमारी उन्हें देखकर हैरान और डरी हुई थी। तभी उसे बांसुरी की याद आई जो परी ने उसे दी थी, और उसने उसे बजाना शुरू कर दिया। और जादुई बांसुरी की आवाज से बौने अपनी गहरी नींद से जाग गए।
राजकुमारी। हम कहाँ हैं? क्या चल रहा है? देखो देखो, ये तो शैतान रानी हेला है ना? हमसे दूर रहो। स्नो वाइट बांसुरी बजाती रही। हेला और डंकोव उस आवाज को ज्यादा सहन नहीं कर पाए और गुफा के पीछे भाग गए। स्नो वाइट को समझ नहीं आया कि वे क्यों भाग गए, लेकिन वो बहुत खुश थी कि बांसुरी ने काम किया। शुक्रिया स्नो वाइट। मुझे लगता है कि इसने उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। चलो यहाँ से निकलें। स्नो वाइट और सातों बौने गुफा से निकल आए और महल के रास्ते चल पड़े। सातों बौने फिर से महल में आकर बहुत खुश थे। मेरी राजकुमारी, हमने वास्तव में महल इसलिए छोड़ा था ताकि हम आपके लिए एक उपहार ला सके। यह विशेष फूल केवल हमारे घर के बगीचे में उगता है। कितना सुंदर फूल है। धन्यवाद, लेकिन तुमने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगली बार बिना बताए महल से बाहर मत जाना, ठीक है? हेला के होते हुए हमें संभल कर और मिलकर रहने की जरूरत है। और इस बीच हेला और डंकोव को आखिरकार जादुई बांसुरी की आवाज से राहत मिली। मुझे कैसे पता चलता कि ये बांसुरी इतनी शक्तिशाली थी? बांसुरी की आवाज खराब थी मेरी मालकिन, लेकिन गीत मधुर था बहुत। चुप रहो डंकोव। जिस बांसुरी को परी ने स्नो वाइट को दिया, वो वास्तव में दोस्ती और अच्छाई के गीतों से बनी बांसुरी थी, और वो शैतानी मंत्रों को दूर कर सकी क्योंकि स्नो वाइट और सातों बौनों के बीच लंबे समय से गहरी दोस्ती थी। और जो लोग बुरे दोस्त होते हैं, उनसे बांसुरी की आवाज नहीं सुनी जाती, क्योंकि वे कभी नहीं समझ पाते कि प्यार और दोस्ती का मतलब क्या होता है।